मिठास घोलने के लिए आप स्पेशल आ गए हैं। कोलकाता की मिठाई बड़ी मशहूर होती है। पश्चिम बंगाल का किसान पंजाब का जो आंदोलन है ये देख के बहुत खुशी है। पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी नीति के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है। 25 तारीख को तो वो लोग सुबह पार्लियामेंट स्ट्रीट जंतर मंतर में पहुंच जाएगा। पुलिस तो कह रही है कि वहाँ पे करने नहीं देंगे हम। नहीं देंगे, हम देखेंगे कि पहले भी करने नहीं दिया फिर भी हम किया। गोल्डन चांस है भारत के लिए, क्योंकि इस समय प्रतिवाद प्रोटेस्ट बंद है, आंदोलन बंद है, लड़ाई बंद है, लोग डर में घर के अंदर है। तो इसी परिस्थिति के मौका में जितना काला कानून बनाना, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, कारखाना भी बेच देना, पब्लिक सेक्टर खत्म कर देना, जितना गलत काम है वो सब इस मौका में करना चाहता है। तो लोग भी समझ रहा है हमारा बात कि भाई घर में बैठे रहो, खत्म कर देगा, रास्ते में आना ही पड़ेगा, उसके साथ लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जी नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या है कितनी गंभीर समस्या है? ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारा देश में अभी भी सामंतवाद का प्रभाव है, अवैज्ञानिक चिंता का प्रभाव है, अंधविश्वास का प्रभाव है। इसके वजह से लोग अभी भी इमोशन में बहक जाते हैं, दिमाग इस्तेमाल कम होता है, दिल ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू है, हिंदू को एक होना है, गैर हिंदू को ख़त्म करके अपना राज बनाना है, ये बात कुछ हिंदू को दिमाग में गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हम भाई भाई एक साथ रहा। ऐसा बोल रहा है पंजाब में अगले चुनाव में 122 सीट में बीजेपी अकेला लड़े, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे पंजाब। तो हर जगह में पंजाब हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश है। सर अर्नब जैसा घटिया जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट के नाम पे धब्बा है, मोदी का एजेंट है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो मोदी के एजेंट है। उस दल में ऐसा गलती कोई सरकार कभी नहीं किया, थोड़ा बहुत करते था, मगर बीजेपी जिस तरह माने मीडिया का गला घोट रहा है ऐसा कभी नहीं घोटा। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया बन गया, सरकार का गोद में बैठ गया। ये बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए एक घातक है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੇਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਨ ਮੁੱਲਾ जी मौजूद ने। गल करने की कोशिश करते हैं, किसान आगू ने। ये सबसे पहले स्वागत करते हैं जी आपका निरपक्ष पोस्ट पे। धन्यवाद जी धन्यवाद जी। तो जैसे मैंने बात की है कि मिठास घोलने के लिए आप स्पेशल आ गए हैं। कोलकाता की मिठाई बड़ी मशहूर होती है, तो क्या कहेंगे सबसे पहले? क्योंकि मुझे देखिए जो ये बातें होती हैं आजकल चल रही हैं, सबको पता है कि किसानों का जो है ये गुस्सा किसानों का बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार एक तरीके से जो है वो सही वो नहीं कर रही है किसानों के साथ। तो आपको कैसे लगता है कि वेस्ट बंगाल के जो किसान हैं, जब वहाँ के लोग हैं, वो पंजाब को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल का किसान पंजाब का जो आंदोलन है ये देख के बहुत खुशी है और तहे दिल से के इस आंदोलन को समर्थन करता है। जब ये आंदोलन किसान आंदोलन पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है, मगर पंजाब आज इस आंदोलन के सामने है, इसको जरूर हम सराहना करते हैं, सलाम मतलब कि करते हैं। आप कह लीजिए कि किस जो पंजाब का जो ये चल रहा है, धरना चल रहा है, रोष बढ़ रहा है, वो एक तरीके से सर का काम कर रहा है, सिर का काम कर रहा है और जो देश को प्रेरित करता है। और बाजुएं बनने के लिए आप आज मौजूद हो गए हैं। जी, सब तो है। हमारा ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी नीति के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा था। आज सुविधा खुशी का दिन है और नया नया संगठन इसमें जोड़ रहा है। हम अकेला था AIKSCC, आज किसान महासभा आया, BKU का 2 हिस्सा हमारे साथ जोग दिया और भी पूरा देश का 200 से ज़्यादा संगठन, हमारा 250 का हमारा संगठन में तो है किसान संघर्ष समिति में, और भी 200 से ज़्यादा संगठन में जोड़ा है। ठीक तो है, एक यूनिटी बन रहा है किसान यूनिटी बन रहा है। ठीक है ठीक है। मुझे ये बताइए सर, जैसे भी आपने बात की है, मैंने भी बात की है कि पूरे भारत का ये बनता जा रहा है अब ये जो आंदोलन है और इस पर सबका हक भी है। तो आपको कैसा लगता है कि अभी जो आप इतनी दूर से आए हैं वेस्ट बंगाल से, आप कब चले थे वहाँ से? वेस्ट बंगाल से चले कब थे? वेस्ट में मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का
महामंत्री जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है। और ये है हिंदुस्तान के सबसे बड़ा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे बड़ा संगठन। 1 करोड़ से ज़्यादा इसको मेंबर है पूरा देश में। बिल्कुल, योगेंद्र जी भी खड़े हैं हमारे साथ, योगेंद्र जी भी आए हुए हैं। वो तो एक स्वराज इंडिया एक संगठन के साथ जुड़ा है, मगर हम लोग कुछ मुद्दे पर सहमति के आधार पर AIKCC बनाए। ठीक है। तो अपना अपना संगठन का अपना है। यह किसान सभा भी अपना सबसे पुराना संगठन है। सर मुझे ये बताइए, जैसे अभी आप यहाँ पे आए हैं, आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में वैसे आप रहते हैं, तो यहाँ पे आज जो किसान आए हैं, जो पंजाब से बाहर से किसान आए हैं, वो कौन कौन से राज्य से यहाँ पे आए हैं? यहाँ ये जो कहे एक कमेटी बना है, जो है बोला AIKCC, किसान महासंघ, BKU, ये सब जब इकट्ठा हुआ तो ये आंदोलन चलाने के लिए एक एक्शन कमेटी बना है 7 मेंबर का। ये 7 मेंबर का आज मीटिंग था। ये 26-27 जो प्रोग्राम है, लोग आएंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, उसको अरेंजमेंट किया होगा, जाने देंगे तो क्या होगा, नहीं जाने दें तो कैसे डील किया जाएगा, ये सारे बात को चर्चा करने के लिए मीटिंग हुआ। मैं बिल्कुल उन मुद्दों पे मैं भी आता हूँ और मैं बड़ा मतलब कि मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा है कि मैं उन मुद्दों पे बात करूँ आपसे कि कैसे होगा सारा कुछ। और मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ कि जब आज़ादी हुई थी तो एक तो पंजाब था जिसने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया था, और दूसरा हमारा वेस्ट बंगाल था। तो सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी याद आती है, बड़े शूरवीर थे। और आज आप आए हैं, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस मामले पे कि अभी जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली जाना होगा, और जैसे पहले यहाँ संबोधन भी हो रहा था मीटिंग में कि 5 राज्य होंगे जो दिल्ली के आसपास के हैं, है ना? ये आएगा। तो कैसी रणनीति कैसी होगी? ये रणनीति यही है कि हम 2 रणनीति बनाया है। प्लान A की है कि 26 तारीख सुबह दिल्ली का लोग और कुछ लोग जो आगे पहुंच जाएगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, तो वो लोग सुबह पार्लियामेंट स्ट्रीट जंतर मंतर में पहुंच जाएगा। तो 26 तारीख, और दिन जितना बढ़ते जाएगा बाहर का लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि वहाँ पे करने नहीं देंगे। हम नहीं देंगे, हम देखेंगे। इसके पहले भी करने नहीं दिया, फिर भी हम किया। किसान के साथ इतना जद्दी कर लगता है जैसे अभी बिहार में विधानसभा में जन संबोधन बहुत बड़ा हुआ है, रैलियां बहुत बड़ी हुई थी। तो जब किसानों की बारी आती है, जब किसानों का हक, एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये जमहूरी हक है, धरना करना किसी का भी जमहूरी हक है, और दूसरी तरफ कोरोना का बहाना लगा के ऐसे रोका जा रहा है। तो आपको लगता है कि कोई षड्यंत्र है इसमें? षड्यंत्र तो है। मैं बोला, मोदी ने बोला था कोरोना को मौका में बदल दो, याद है आप? बिल्कुल, उसने कहा था कि गोल्डन चांस है भारत के लिए, क्योंकि इस समय प्रतिवाद, प्रोटेस्ट बंद है, आंदोलन बंद है, लड़ाई बंद है, लोग डर में घर के अंदर है। तो इसी परिस्थिति के मौका में जितना काला कानून बनाना, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, कारखाना भी बेच देना, पब्लिक सेक्टर खत्म कर देना, जितना गलत काम है वो सब इस मौका में करना चाहता है। तो मतलब कि जो वो कह रहे थे वो अपने आप के लिए कह रहे थे असल में, कि हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है ये। मगर हमने ऐलान किया था कि हम घर में बैठे नहीं रहेंगे, हम तुमसे सीखने के लिए तैयार नहीं, तुम गद्दारी करोगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम शिकार नहीं है। इसलिए हम किसान आंदोलन कॉल दिया था। पिछले 6 महीना धीरे धीरे किसान आंदोलन बढ़ता है। पहले हम शुरू किया था अपना घर के सामने प्लेकार्ड लेके खड़ा होना, तब तो बाहर आना ही नहीं था, अकेला अपना घर में अपना मांग प्लेकार्ड में लेके गेट में खड़ा होना। फिर धीरे धीरे हम वो लेके रास्ता में आना, फिर आज धीरे धीरे पूरा देश में बंद करना, भारत बंद के रास्ते में जाना। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग भी समझ रहा है हमारा बात कि भाई घर में बैठे रहो, ख़त्म कर देगा, रास्ते में आना ही पड़ेगा, उसके साथ लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जी नहीं सकता। ये जो हमारा आह्वान था, लोग धीरे धीरे समझ रहा है। आज लाखों लोग इसलिए रास्ते में आ रहा है, आने वाला दिन में और भी लोग जुटेगा, और इस ताकत से हम इस सरकार को पीछे ढकेलने में कामयाब होंगे। सर, आपको क्या लगता है, जैसे अभी बात कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में वोट्स भी, इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि बिहार में भी अब जीत की है बीजेपी, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, आप समझते हैं, सारी स्थिति को समझते हैं, लेकिन बहुत सारी हमारी जो हिंदुस्तान में जनता है वो अनपढ़ है, वो तो अखबार भी नहीं पढ़ती, इंटरनेट तो बड़ी दूर की बात है, वो तो सिर्फ भगवान के नाम पे ही वोट्स डाल देते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी ने भगवान का मंदिर बना दिया तो हमारे लिए सब कुछ है, हम चाहे लुट जाएं, हम वोट उनको ही डालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या है कितनी गंभीर समस्या है? ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारा देश में अभी भी सामंतवाद का प्रभाव है, अवैज्ञानिक चिंता का प्रभाव है,
अंधविश्वास का प्रभाव है। इसके वजह से लोग अभी भी जो क्या बोलता है जो इमोशन इमोशन में बहक जाता है, दिमाग इस्तेमाल कम होता है, दिल ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। तो इमोशन के वजह से जब हिंदुत्व को बानी लेके बीजेपी गया, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू है, हिंदू को एक होना है, गैर हिंदू को ख़त्म करके अपना राज बनाना है, ये बात कुछ हिंदू को दिमाग में गया है। मगर ये बात ज़्यादा दिन रह नहीं सकते, क्योंकि हज़ारों साल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हम भाई भाई एक साथ रहा है। हमारा मिश्र संस्कृति है, हम एक दूसरे को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सामूहिक रूप से जो सांप्रदायिक प्रभाव से लोग को बांटा है, ये बहुत, इसके खिलाफ भी धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं गलत है। इसलिए इसको हम जैसा बोल रहे हैं, पंजाब में अगले चुनाव में 122 सीट में बीजेपी अकेला लड़े, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे पंजाब। तो हर जगह में पंजाब हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश है। मगर इस बात को बाकी जो हम लोग मिश्र संस्कृति का लोग हैं, हम हर धर्म सब मिल के चलने वाला जो लोग है, इसके तादाद ज़्यादा है और धीरे धीरे लोग के अंदर समझ आ रहा है और सांप्रदायिक बांटने का ताकत को हम हराएंगे। बिल्कुल। और बड़ा नाता भी रहा है। भगत जयदेव जी थे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनकी वाणी भी दर्ज है, वो भी बंगाल से थे। सो एक नाता रहा है। और मैं जैसे मैंने बात की थी, एक मिठास आप लेके आए हैं आज यहाँ पे पंजाब में। मुझे सर थोड़ी सी हम हल्की फुल्की बात कर लेते हैं, उसके बाद समाप्ति है। मुझे पता है आप थक भी चुके होंगे। आपको कैसा लगता है अभी पंजाब में आप आते हैं जब, और इस बार जब आए हैं तो आपको क्या अलग लगा उसमें? पंजाब में तो ऐसा, पंजाब में अच्छा परिस्थिति है, जन आंदोलन विकसित हो रहा है, किसान इतना 30 संगठन इकट्ठा हुआ। आपको क्या लगता है जैसे पंजाब में जो है कांग्रेस सरकार है, तो बीजेपी के खिलाफ जो किसान कर रहे हैं उसमें सरकार जो है ज़्यादा जो अपना वो नहीं कर रही है ना, सकारात्मक है ना, सकारात्मक है, रोल है। लेकिन हरियाणा में जो है बीजेपी है, बीजेपी सरकार है, वो तो लाठीचार्ज कर रहा है, मार रहा है, झूठा मुकदमा कर रहा है। तो ऐसा अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थिति होगा, उसके आधार पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल मैं यही करता हूँ कि बंगाल के लोग कैसे सोचते हैं अब आने वाले भविष्य जो है वो बीजेपी का कैसा होगा बंगाल में? बंगाल में कुछ पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कुछ फायदा हुआ था, मगर आज बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा सेकुलर है। आज़ादी के आंदोलन का बुनियाद था बंगाल, तो इसलिए वहाँ सांप्रदायिक ताकत तो ज़्यादा धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है। अच्छा, मुझे बस आखिरी सवाल इसके बाद समाप्ति करता हूँ। मीडिया का रोल कैसे लगता है आपको, कि मीडिया सही रोल प्ले कर रही है? रोल बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। बोला ना, मोदी, अमित शाह जो जैसा अर्नब जैसा घटिया जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट के नाम पे धब्बा है, मोदी का एजेंट है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो मोदी के एजेंट है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक तारीख दे दिया अर्जेंट, और बाकी 40 जर्नलिस्ट जेल में पड़ा है, उसके लिए कोर्ट का टाइम नहीं मिल रहा है। और इसलिए जो बीजेपी सरकार जिस तरह हमला किया है, पैसा दे रहा है, ये विज्ञापन नहीं देंगे, न्यूज़ प्रिंट नहीं देंगे, इस तरह दबाव, ये हिंदुस्तान में ऐसा गलती कोई सरकार कभी नहीं किया, थोड़ा बहुत करते था। मगर बीजेपी जिस तरह माने मीडिया का गला घोट रहा है, ऐसा कभी नहीं घोटा, ज़बरदस्ती कर रहा है। इसलिए मीडिया का एक बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया बन गया, सरकार का गोद में बैठ गया। ये बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए घातक है। ये मीडिया जनता का आँख है, उसका कान है, उसका जबान है, वो नहीं, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। वो बंद हो जाएगा तो वो हमारा देश के लिए बहुत घातक है। तब धीरे धीरे मीडिया आ रहा है, सोशल मीडिया काम कर रहा है, छोटा छोटा चैनल बहुत हुआ है, बड़ा चैनल तो अंबानी तो 43 चैनल खरीद कर लिया, 43 के खरीद कर लिया। तो वो तो कहते हैं हम बोले तो, वो तो कहते हैं बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ਇਹ ਸਨ ਅਨਾਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਠਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।